Very good morning and welcome back to my new classes. I am Dr. अशोक यादव। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी के विषय में। प्रीवियस लेक्चर्स में बच्चों हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के विषय में बहुत कुछ जानने की कोशिश की, जिसमें बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो जीव द्रव्य के बने होते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म को बच्चों क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ। प्रोटोप्लाज्म हमारे जीवन का क्या है? भौतिक आधार है। क्योंकि क्या होता है बच्चों की प्रोटोप्लाज्म जो होता है, प्रोटोप्लाज्म के द्वारा ही हमारे सेल का गठन होता है। इसलिए हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है वो हमारे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। और ये टर्म सबसे पहले किसने दिया था बच्चों? ये हक्सले साहब ने दिया था। ठीक बच्चों, साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी जाना कि सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म का खोज किसने किया था बच्चों? डेजार्डी साहब ने किया था और उसने प्रोटोप्लाज्म का नाम सारकोट रखा। बाद में पुरपिंजे साहब ने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया। ठीक बच्चों, साथ ही साथ बच्चों हम लोगों ने सजीवों के कुछ विशेष लक्षण के रूप में हम लोग ये देखा कि जो इसका यूनिक फीचर है, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक्चुअल में कहते हैं बच्चों, वो ये होता है कि सजीवों में मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। अर्थात जितने भी सजीव होते हैं बच्चों उनमें कैटाबॉलिक एनाबॉलिक प्रोसेस जो है पाई जाती है, जबकि जितने भी निर्जीव होते हैं उनमें ये प्रक्रिया नहीं पाई जाती। ठीक बच्चों, साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि सजीवों में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। जितने सजीव हैं उनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है। ठीक बच्चों, आज आइए बच्चों हम एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के विषय में हम कुछ और जानते हैं कि सजीवों की कुछ और क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। ठीक बच्चों, तो आइए आज हम बात करेंगे सजीवों में जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है बच्चों, ये भी कहीं न कहीं इनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। तो आइए सबसे पहले हम जानें कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। इस पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बच्चों जो एग्जिस्टेड ऑर्गेनिज्म है, जो अस्तित्व में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, वो अपने समान एक नए जीव का प्रोडक्शन करते हैं, एक नए जीव को उत्पन्न करते हैं और उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? रिप्रोडक्शन करते हैं। इस पूरे जैविक संसार में जो जीव पाए जाते हैं बच्चों, जितने भी जीव हैं चाहे वो छोटे हो या बड़े, सब में प्रजनन की क्षमता पाई जाती है और वो अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहते हैं। सो रिप्रोडक्शन इज द बेसिस ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। तो जो प्रजनन होता है बच्चों, ये क्या होता है? ये निरंतरता का आधार होता है। प्रजनन क्या होता है बच्चों? ये निरंतरता का आधार होता है, अर्थात ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। यूनिवर्स में बच्चों जितने भी जीव जंतु हुए हैं वो अपने समान संतानोत्पत्ति करने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए ये सृष्टि चल रही है। आज हम हैं, कल हमारे संतान होंगे, हमारे संतान के संतान, इस प्रकार से ये पूरी सृष्टि बच्चों चलती आई है, चलती रहेगी। ठीक बच्चों, तो इसी को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। और प्रजनन की क्षमता केवल सजीवों में देखने को मिलती है, निर्जीवों में प्रजनन नहीं पाई जाती। क्या आप सोचते हैं कि चाक, डस्टर, मकान, मोटर गाड़ी, इन सब में क्या प्रजनन की क्षमता होती है? क्या ये अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये निर्जीव हैं। सजीव इनसे डिफर हैं, इनसे भिन्न हैं। क्यों? क्योंकि उनमें अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। जो रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है बच्चों, वो दो प्रकार का होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या अंतर है इन दोनों में? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, इनमें संतान उत्पन्न करने के लिए दो ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है, अर्थात दो जीव मिलकर संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही संतान के एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो आइए जानते हैं इनके विषय में अलग अलग। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? प्रोडक्शन ऑफ अ ज़ाइगोट बाय द फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमीट एज वेल एज द फीमेल गैमीट। अर्थात मेल गैमीट, जिसको हम स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमीट ओवा, दोनों आपस में जब फ्यूजन करते हैं तो बच्चों क्या होता है? उस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं और इसके फलस्वरूप क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और जाइगोट के बाद एक क्या होता है? शिशु का जन्म होता है। ठीक बच्चों, आफ्टर पार्चुरेशन क्या होता है? एक शिशु का जन्म होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए दो ऑर्गेनिज्म में, मेल एंड फीमेल में क्या होता है बच्चों? इंटरकोर्स होता है। दोनों में सेक्सुअल कांटेक्ट होता है
इस प्रकार से इनके मेल और फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूजन करते हैं और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जाइगोट बनता है। और बाद में फिर क्या होता है, टोटल गैस्ट्रेशन पीरियड हो जाने के बाद पार्चुरेशन के फलस्वरूप एक शिशु का जन्म होता है। इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक बच्चों, और जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों, ये दोनों में देखने को मिलता है, अर्थात यूनिसेलुलर एज वेल एज द मल्टीसेलुलर बोथ, अर्थात दोनों ऑर्गेनिज्म में, एक कोष की जीव और बहुकोष की जीव दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। आप बच्चे इसको रिमार्क कर लेंगे, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में पाया जाता है, यूनिसेलुलर एज वेल एज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसा कि बच्चों आप इस फिगर में देखिए, ये क्या है, फीमेल गैमेट, तक ये फीमेल गैमेट के रूप में क्या है, ओवा, और ये मेल गैमेट के रूप में क्या है बच्चों, स्पर्म। और जो ओवा स्पर्म दोनों आपस में फ्यूजन करते हैं बच्चों, तो इस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और जो प्रोडक्ट होता है बच्चों उसको हम जाइगोट कहते हैं। और ये जाइगोट क्या करता है, आगे माइटोसिस की प्रक्रिया होती है, और फिर क्या होता है बच्चों, ये एम्ब्रियो में बदल जाता है, और फिर आफ्टर पार्चुरेशन एक शिशु का जन्म होता है। ठीक बच्चों, तो अगर हम ये कहें बच्चों, तो इस पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जो जीवन की उत्पत्ति हुई है बच्चों, वो कहीं ना कहीं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हुई है। क्योंकि हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, फिर भी हम लोगों के जीवन की शुरुआत बच्चों यहीं से स्टार्ट हुई है। कहाँ से, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्योंकि जब ये फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जब जाइगोट का निर्माण होता है बच्चों, ये जाइगोट यूनिसेल्ड स्टेज में होता है, एक कोश की होता है, एक कोशिका, वन सेल होता है। फिर ये क्या करता है, डिवीजन करता है, 2 सेल्ड में होता है, फिर 4 सेल्ड, 8 सेल्ड, 16, 32, इस प्रकार से डिवीजन करता हुआ बच्चों बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण करता है। बंच ऑफ सेल्स हो जाते हैं और बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं। टिश्यू से आर्गन, आर्गन से आर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है, कि जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में जान चुके हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया बच्चों अगर हम ये देखें तो अगर हम जैव विकास की कड़ी में देखें, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की कड़ी में देखें, इस पूरे यूनिवर्स में सबसे पहले धरती पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ही उदय हुआ, और फिर उन्हीं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है इवॉल्व हुए। ठीक बच्चों, तो ऐसा है। तो जो जितने भी ये बायोलॉजिकल वर्ल्ड बना हुआ है, ये सब कहीं न कहीं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ही प्रोडक्ट हैं, उन्हीं के ही वंशज कहे जाते हैं। ठीक बच्चों, तो एक तो रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है, अर्थात 2 ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, और दोनों के जो प्रोडक्ट होते हैं बच्चों, वो एक शिशु के रूप में पैदा होता है, और वो शिशु क्या होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में जाना जाता है। और जैसा कि हम ये जान चुके हैं बच्चों, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये दोनों में पाया जाता है, दैट इज़ द यूनिसेलुलर एज वेल एज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोथ। ठीक बच्चों, अब बच्चों आइए हम जान लेते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। अ सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग एन आइडेंटिकल न्यू ऑफस्प्रिंग्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों, केवल एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है, और वो सिंगल ऑर्गेनिज्म ही अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसमें 2 ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें केवल सिंगल ऑर्गेनिज्म ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जैसा कि हम प्लांट सेल में देखते हैं। ठीक बच्चों, तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस के द्वारा होता है, और जो किस में देखने को मिलता है बच्चों, प्लांट सेल्स में देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम ये जाने बच्चों, तो जिस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता था, यूनिसेलुलर एज वेल एज द मल्टीसेलुलर, ठीक इसी प्रकार से बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दोनों ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में क्या है बच्चों, ये प्लांट सेल है, साथ ही साथ एनिमल सेल में हाइड्रा है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेन, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में बच्चों ये क्या है, अमीबा में। तो अमीबा में हम देखते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में बच्चों, इसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में हाइड्रा और कुछ प्लांट सेल में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक बच्चों, In case of unicellular organisms such as the bacteria, few algae, amoeba, etc., the reproduction as well as the growth are the synonyms term. Very most important बच्चों, पिछले वीडियोज़ में भी हम जान चुके हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टीसेलुलर नहीं, केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बच्चों, सच एज बैक्टीरिया, कुछ एल्गे सच एज द साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, और अमीबा, इन सब में जो होता है बच्चों, जो
रिप्रोडक्शन और ग्रोथ ये दोनों सिनोनिम्स होते हैं, अर्थात जिस प्रकार से ग्रोथ की प्रक्रिया होती है ठीक उसी प्रकार से रिप्रोडक्शन भी होता है। जैसा कि ग्रोथ में हम लोगों ने बात किया था कि एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, इस प्रकार से सेल की संख्या क्या होता है बच्चों, बढ़ती चली जाती है और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से रिप्रोडक्शन में भी होता है बच्चों कि 2 से 4 सेल, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं बच्चों जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ जिस प्रकार से ग्रोथ होता है ठीक उसी प्रकार से रिप्रोडक्शन भी होता चला जाता है, अर्थात वो डिवाइड करते चले जाते हैं, उनका डिवीज़न होता चला जाता है और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता चला जाता है। देयर आर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म which do not reproduce such as the mules, sterile worker bee, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क करेंगे। जैसा कि बच्चों पिछले वीडियोस में हम लोग जान चुके हैं, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ द एक्सेप्शन। ये जीव विज्ञान होता है बच्चों, ये अपवादों का विज्ञान कहा जाता है। कहीं ना कहीं आपको अपवाद स्वरूप बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, जैसा कि पिछले रेफरेंस में हम लोगों ने बात कर चुका है। ठीक बच्चों, तो यहाँ भी हमको कुछ ऐसे अपवाद देखने को मिलेंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं लिविंग वर्ल्ड में, हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि सजीव संसार में क्या होता है बच्चों, सजीवों के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रजनन करने की क्षमता होती है, अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, वही सजीव कहे जाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा है। यहाँ आप देखेंगे कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों जिनमें संतान पैदा करने की टेंडेंसी नहीं पाई जाती, फिर भी वो सजीव की श्रेणी में आते हैं। वो कौन है बच्चों? जैसे म्यूल, तो खच्चर होता है बच्चों। खच्चर जो होता है वो स्टेराइल होता है, उसमें संतान उत्पन्न करने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। साथ ही साथ अगर हम वर्कर बीज की देखें, जो श्रमिक मधुमक्खी होती है बच्चों, उनमें भी संतान पैदा करने की क्षमता नहीं होती, वो भी स्टेराइल होते हैं, फिर भी वो सजीव की श्रेणी में आते हैं। साथ ही साथ अगर हम ह्यूमन के केस में देखें तो कुछ ऐसे भी ह्यूमन कपल होते हैं बच्चों जिनमें किसी न किसी कारणवश, ड्यू टू एनी रीज़न, जो संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है वो क्या होती है बच्चों, नहीं पाई जाती, समाप्त हो जाती है। अर्थात वो संतान पैदा करने में अयोग्य होते हैं, फिर भी वो सजीव की श्रेणी में आते हैं। क्या वो निर्जीव कहे जाते हैं? कुछ ऐसे कपल होते हैं जो किसी कारणवश वो बच्चा नहीं पैदा कर सकते, तो क्या वो सजीव नहीं है? सजीव हैं। कुछ ऐसे म्यूल्स हैं, खच्चर हैं, जो स्टेराइल होते हैं, बच्चा पैदा नहीं कर सकते। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हनी भी होती हैं, मधुमक्खियाँ होती बच्चों, उनमें भी कुछ वर्कर्स जो होती हैं, जो श्रमिक मधुमक्खी होती बच्चों, वो संतान पैदा नहीं कर सकती, तो क्या वो सजीव नहीं है? हैं? तो यहाँ जो डेफिनेशन है बच्चों कि सजीवों में जो होती है वो रिप्रोडक्शन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, साथ ही साथ अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की टेंडेंसी होती है, लेकिन इनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता न होते हुए भी ये सजीव की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये एंटागोनिस्टिक है, अर्थात हम ये कहें तो ये इसका अपोज करता है। तो कुल मिला के ये हो सकता है कि यहाँ जो हम ये कहते हैं कि ये सजीवों का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक बच्चे उसे कहते हैं जो एक्सेप्शन में ना हो, जिसका कोई अपवाद ना हो, अगर मगर लेकिन ना हो, किंतु परंतु ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहते हैं। जबकि यहाँ कोई ना कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है, कोई ना कोई एक्सेप्शन हमको देखने को मिलता है। इसलिए अगर हम ये कहें कि जो रिप्रोडक्शन है बच्चों, इट इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सजीवों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। तो आइए हम जानते हैं कि फिर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो क्या सकता है। जैसा कि पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने जाना है कि सजीवों का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर था वो क्या था बच्चों? मेटाबॉलिज्म, अर्थात जो सजीव होते हैं उनमें मेटाबॉलिज्म पाई जाती है, जिसमें कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस देखने को मिलता है। ये बच्चों निर्जीवों में कतई नहीं होता है। निर्जीवों में मेटाबॉलिज्म की टेंडेंसी नहीं पाई जाती है, मेटाबॉलिज्म केवल और केवल सजीवों में पाई जाती है। इस प्रकार से अगर हम ये कहें तो मेटाबॉलिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक बच्चों, तो आज बच्चों हम केवल एक ही कैरेक्टर के विषय में जानते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आज बच्चों हम लोगों ने ये जाना कि सजीवों का जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है बच्चों? वो है रिप्रोडक्शन। लेकिन बच्चों रिप्रोडक्शन इनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक्सेप्शन हमको देखने को मिलता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों हमारा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं बच्चों वो आपके पास तक पहुँचते रहें, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं वो आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।